हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेंटर्स मंडल पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूँ हीट का टॉप 15 से ज़्यादा ही होगा। ये सबसे अच्छे क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर है। और ध्यान से समझिए, हम एकदम बेसिक क्वेश्चन नहीं कराते हैं। जो क्वेश्चन अच्छे लेवल का है, जिससे बच्चे फंसते हैं, वही क्वेश्चन करेंगे। ठीक, फटाफट हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हीट चैप्टर हमने पढ़ा के डाल दिया है, उसका थ्योरी। ठीक है, क्वेश्चन आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट खोल के। फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ हम ज़्यादा डिटेल क्यों नहीं बताएंगे, क्योंकि क्यों हम बताए हैं जब पढ़ाए हैं थ्योरी तब। यहाँ डायरेक्ट आंसर है उसका एक्सप्लेनेशन के साथ। लिखा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। लिखा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल होता है। 0 डिग्री से आपको पूछा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल होता है। तो आपको बनाने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है? फॉर्मूला होता है आपका C/5 F - 32/9 बराबर K - 273/5 बराबर R/4। ये क्या है? एक फॉर्मूला है जिससे आप किसी भी पैमाने में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं इसका यूज करके। इस दोनों में से आपको पूछा है ना 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इन दोनों का आप यूज कीजिए। सेल्सियस का क्या पुट कर दीजिए 0 डिग्री, यहाँ 0 डिग्री पुट कीजिएगा तो 0/5 क्या आ जाएगा आपका 5 आएगा, बराबर क्या होगा F - 32/9 हो जाएगा। ये 0 में 5 से डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा, और 0 में इधर आकर देखिए यहाँ 0 हो जाएगा। F - 32/9 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9 में 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा, यानी F - 32 बराबर क्या आ गया आपका 0। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से इधर माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, यानी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड किसके इक्वल होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लिखा है कि परम शून्य ताप दर्शाता है। परम शून्य ताप किसको कहते हैं, यह बात आपको पता होना चाहिए। परम शून्य ताप क्या होता है? देखिए ध्यान समझिए, आपको ऑप्शन दिख रहा होगा 0 से 273 डिग्री सेंटीग्रेड कम, 0 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड कम। तो पहले देखिए 0 केल्विन टेम्परेचर को हम ना परम शून्य ताप कहते हैं। ध्यान समझिए, 0 केल्विन टेम्परेचर को क्या कहते हैं? परम शून्य ताप कहते हैं। और 0 केल्विन से नीचे टेम्परेचर ले जाना संभव नहीं है। ध्यान समझिए, 0 केल्विन से नीचे टेम्परेचर लेकर जाना संभव नहीं है, यानी वो टेम्परेचर जो मिनिमम से मिनिमम हो सकता है वो 0 केल्विन। तो आपसे कभी पूछे ना, केल्विन का मान नेगेटिव नहीं होगा। ध्यान समझिए, क्यों? क्योंकि मैक्सिमम किसी भी चीज़ का टेम्परेचर 0 केल्विन ही हो सकता है। और परम शून्य ताप पे क्या होता है कि जो गैस होते हैं ना, लिक्विड होते हैं, उनके बीच जो अणु होते हैं ना, उनके काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। यानी जो आपको पता होगा गैस के अणु क्या करते हैं? वाइब्रेट करते रहते हैं। किसी भी चीज़ के अणु मोशन करते रहते हैं, गैस के अणु तो मोशन करते हैं, तो उनका गतिज ऊर्जा क्या हो जाता है? 0, यानी मूवमेंट बंद हो जाएगा। कब? परम शून्य ताप पे। ये 0 केल्विन किसके इक्वल होगा? तो आप इस दोनों फॉर्मूला के भी यूज करके पता कर सकते हैं। के जगह 0 पुट कर दीजिए, ये कट जाएगा तो सी का मान कितना आ जाएगा? इन दोनों को अगर बराबर कीजिएगा ना, और के जगह क्या पुट कर दीजिए 0 केल्विन, क्योंकि 0 केल्विन को परम शून्य ताप कहते हैं। तो आपका सी आ जाएगा -273 डिग्री सेंटीग्रेड। 15 होता है, लेकिन आप इतना डिग्री सेंटीग्रेड लगभग लिख सकते हैं। तो क्या होगा? 0 से 273 सेंटीग्रेड कम, ये इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देख रहा होगा नेक्स्ट आपको, क्रायोजेनिक को दर्शाता है। ध्यान समझिए, क्या होता है क्रायोजेनिक? क्रायोजेनिक को दर्शाता है। ये क्या होता है क्रायोजेनिक? तो कभी भी आपको अगर क्रायोजेनिक शब्द आए ना, क्रायोजेनिक, तो इसका मतलब होता है जैसे जो रॉकेट होते हैं उनमें क्या लगाया जाता है? क्रायोजेनिक इंजन लगाया जाता है। क्रायोजेनिक इंजन की खासियत है कि वो चलते हैं तो गर्म नहीं होते, क्या होते हैं? ठंडे होते हैं। तो जब क्रायोजेनिक शब्द आए ना, तो आपको समझिएगा ठंडा चीज़ से उसका क्या है? रिलेशन है। तो आपको यहाँ देखिए ऑप्शन में क्या है? कम तापमान आंसर हो जाएगा। ठीक, क्या आंसर हो जाएगा? कम तापमान। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा? क्या पूछा है? लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा। अब ये थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं, ये पानी वाला खेल, क्योंकि जो पानी है ना वो असामान्य प्रसार को दिखाता है। असामान्य प्रसार का मतलब होता है दोस्त कि किसी भी और चीज़ का, जैसे किसी भी सॉलिड का अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो उसका वॉल्यूम क्या होता है? डिक्रीज होता है। टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम डिक्रीज होता है, लेकिन जल के केस में ऐसा नहीं है। देखिए क्या होगा जल के केस में। क्या होगा? मान लीजिए कोई पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक, तो ये पहले आएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो जैसे ही आप 0 से टेम्परेचर बढ़ाकर 4 डिग्री सेंटीग्रेड कीजिएगा ना, तो इस पर क्या होगा ना, इसका घनत्व कम हो जाता है। घनत्व क्या होगा? सबसे कम। पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है? सबसे कम होता है। देखिए, और किसी भी और चीज़ का टेम्परेचर, जैसे कोई सॉलिड ले लीजिए, उसका टेम्परेचर 0 डिग्री, उसका टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज कीजिएगा ना, तो क्या होगा? उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। लेकिन इसके केस में नहीं है। इसका क्या होता है? 0 से 4 तक कम होता है, क्या घनत्व कम होता है। 4 से फिर अधिक क्या होगा? जैसे 4 से ज़्यादा होगा तो फिर क्या होगा? बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? घनत्व। घनत्व क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। यानी डेंसिटी सबसे कम किसका होता है? आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। इसलिए देखिएगा, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है? बर्फ होता है। तो बर्फ इसीलिए क्या होता है ना, तैरने लगता है किस पे? पानी पे, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्फ का घनत्व क्या है? पानी के घनत्व से ये एक मिनट उल्टा लिख दिए का, अरे भाई, सबसे ज़्यादा घनत्व होता है। सॉरी, सबसे ज़्यादा घनत्व होता है। इधर घनत्व क्या होगा? घटेगा। उल्टे बोल दिए, देखिए ना, उल्टा ही बोल दिए। देखिए
0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्फ का घनत्व जो होगा, तो जैसे 0 से आप 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाएगा ना, तो घनत्व क्या होगा, बढ़ता है। और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे घनत्व क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और जैसे 4 से आप आगे बढ़ाइएगा तो फिर पानी का घनत्व क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। नहीं, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे घनत्व ज़्यादा, आपको पता होगा कि अगर घनत्व ज़्यादा है तो आयतन इसका क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ आयतन क्या होगा, सबसे कम होगा। तो आपको याद रखना है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो आयतन होता है ना, वो क्या होता है, कम होता है, क्योंकि डेंसिटी ज़्यादा डेंस हो जाएगा तो आयतन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ सवाल समझिए क्या है। आपको लिखा है किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा, डेंसिटी सबसे ज़्यादा हो जाएगा और घनत्व इस समय क्या होता है, सबसे कम। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे घनत्व कम। 0 से 4 आइएगा तो घनत्व आपको पहले बढ़ता है, 0 से 4 आने पर घनत्व बढ़ता है। 4 से आगे जाइएगा तो घनत्व क्या होगा, घटेगा। उसी तरह 0 से 4 आइएगा तो आपका आयतन क्या होगा, क्योंकि आयतन आपका घटेगा, लेकिन 4 से आगे जाइएगा तो आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो असामान्य प्रसार को दिखाता है कौन, आपको जल। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप दिख पा रहे होंगे। लिखा है कि दाब शून्य निरपेक्ष के मान पर पहुंचता है, डैश डैश। दाब शून्य निरपेक्ष को कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो के मान पर पहुंचता है। आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, -273 केल्विन के तापमान पर निर्वात की स्थिति पर पृथ्वी के केंद्र पर जब तंत्र की आणविक गति शून्य हो जाए। अभी आपको बताएं कि परम शून्य तापमान जो एब्सोल्यूट जीरो जब होता है ना, उसमें क्या होता है कि जो गैस के अणु की गति ऊर्जा है वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो आपका आंसर है इसका क्या हो जाएगा, डी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लिखा है कि सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान बदलने से आपको क्या करना पड़ेगा। यानी आप चाह रहे हैं सेल्सियस से केल्विन में तापमान बदलना, तो आपको क्या करना पड़ेगा। हम आपको अभी लिखे थे C/5 F - 32/9 K - 273/5 R/4। R से क्या होता है, रोबर होता है। तो ये कह रहा है कि इसमें सेल्सियस से केल्विन, आपको डायरेक्ट भी याद होगा कि सेल्सियस से केल्विन में जब टेम्परेचर को हम बदलते हैं ना, तो क्या करते हैं, 273 जोड़ देते हैं। ठीक, वैसे 273.15 होता है, 15 लगभग में ऐसा। क्यों, तो इस दोनों को आप ले लीजिए। आपको चेंज करना है तो यही ना, C/5 और K - 273/5। तो 5 से 5 कट जाएगा। अब सोचिए, आप चाह रहे हैं सेल्सियस को केल्विन में बदलना। सेल्सियस को क्या चाह रहे हैं, केल्विन में बदलना। तो केल्विन बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, सेल्सियस प्लस 273। तो देख रहे हैं, अगर आप सेल्सियस को केल्विन में बदल रहे हैं तो 273 उसमें क्या हो रहा है, जोड़ रहे हैं ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, 273 क्या करते हैं उसमें ऐड करते हैं। क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक, यही उल्टा रहा है कि केल्विन से सेल्सियस में ले जाना है, तब क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आपसे कोई पूछे कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड किसके इक्वल होता है, तो 300 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि इसमें जोड़ दीजिएगा 27 तो क्या आ जाएगा, 300 केल्विन आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस तापमान पर पानी तरल एवं ठोस दोनों स्थिति में विद्यमान होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस तापमान पे पानी तरल व ठोस दोनों स्थिति में, देखिए एक ही टेम्परेचर रहेगा लेकिन पानी दोनों स्थिति में क्या कर सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है। वो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। समझा रहे हैं आपको। 0 डिग्री सेंटीग्रेड वो तापमान है ना जिसपे पानी आपको सॉलिड फॉर्म में भी दिखेगा और आपको लिक्विड फॉर्म में भी दिखेगा। देखिए, जब सॉलिड फॉर्म में दिखेगा ना तो इस समय आपको आइस कहते हैं, इसमें होगा तो क्या होगा, वाटर। यानी दोनों फॉर्म में दिख सकता है। देखिए ये चीज़ होगा। अब एक बात हम आपको यही समझाते हैं, यही बहुत सारा चीज़ समझाते हैं। ऐसा क्यों होता है, टेम्परेचर दोनों का फिक्स है, इसका भी तापमान फिक्स है, इसका भी तापमान दोनों का क्या है भाई, तापमान इसका भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन हीट का बात करें ना, तो हीट जो इसमें होगा ना, आइस में, हीट में इसमें क्या होगा भाई, कम होगा। हीट में आइस क्या होगा, कम। आइस में हीट क्या होगा, कम होगा। लेकिन इस लिक्विड में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी का जो हीट होगा ना, इसमें क्या होगा, हीट ज़्यादा होगा। अभी देखिए क्यों, क्योंकि सॉलिड से लिक्विड बनाने में जब अवस्था चेंज होता है ना, तो उस समय क्या यूज होता है, गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट। अगर आप थ्योरी वाला वीडियो देखे होंगे तो हम आपको बताए हैं लेटेंट हीट क्या करता है, किसी भी चीज़ का अवस्था चेंज करता है। यानी तापमान में परिवर्तन के बिना अगर अवस्था में चेंज हो तो उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट। देखिए तापमान, टेम्परेचर नहीं बदलेगा। जैसे ये आइस हो गया और इसको हम पानी बदल रहे हैं, तो ये भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, पानी भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा, लेकिन टेम्परेचर तो सेम है, लेकिन अवस्था बदल रहा है। सॉलिड से क्या हो गया, लिक्विड। तो इस समय जो हीट लगती है ना, उस हीट को हम क्या कहते हैं, जो हीट हम देते हैं आइस को, वो हीट कहलाता है लेटेंट हीट। क्या कहलाता है, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या करता है, अवस्था चेंज करता है लेकिन तापमान चेंज नहीं करता है। तो इस समय हीट इसका क्यों, क्योंकि आइस को आप हीट दे रहे हैं, यहाँ आपको हीट दिए, इसको गर्मी दिए, तभी क्या हुआ, लिक्विड बना। भले ही टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन इसके पास हीट ज़्यादा है, इसके पास हीट क्या है, कम है। तो इतना चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब क्वेश्चन देखिए क्या है, आंसर आपका क्या हो जाएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तरल, देखिए इसी से रिलेटेड है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तरल पानी के कणों में उसी तापमान पर बर्फ के कणों की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है, क्यों। ध्यान से वही चीज देखिए, वही चीज पूछा है आपसे। कह रहा है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्फ से ज्यादा ऊर्जा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी के पास होता है, क्यों। यही ना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे तरल पानी के कणों में उसी तापमान पर बर्फ के कणों की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है, क्यों। तो आप यहाँ से एक ऑप्शन देखिए,
बी वाला, देखिए बी वाला में क्या, अच्छा सब ऑप्शन को हम आपको बताते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कि चूंकि बर्फ से तरल पानी के रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान पानी कण के ऊष्मा को अवशोषित करते हैं। देखिए क्या लिख रहा है, बर्फ से तरल पानी के रूपांतरण प्रक्रिया के दौरान कण, यहाँ ऑप्शन आपका पता है सही कौन हो जाएगा, देखिए चूंकि बर्फ से पानी में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान कण ऊष्मा ऊर्जा को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। आप ध्यान से देखिए, दो ऑप्शन इधर है, दो इधर है, हाँ डी वाले ऑप्शन को देखिए, देखिए क्या लिखा है, डी वाला ऑप्शन ही सही होगा कि देखिए लिखा है चूंकि बर्फ से तरल पानी में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान बर्फ के कण ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, क्योंकि आपको शुरू में ही बताया था कि इस जो सॉलिड आइस है इसको हम हीट देते हैं तो ये हीट ऑब्जर्व करके क्या बन जाता है, लिक्विड बन जाता है। तो आपका डी सही हो जाएगा। फर्स्ट क्या है, गलती हो जाएगा, फर्स्ट और ये सेम है क्या भाई, नहीं ये फर्स्ट में लिखा है पानी के कण ऊष्मा को अवशोषित करते हैं, पानी के कण थोड़ी करते हैं, आप हीट देना पड़ेगा आपको किसको, आइस को, आइस ना बदलेगा किस में, लिक्विड में, तो ये वाला गलती है। सेकेंड वाला कह रहा है कि आपको जलवाष्प कह दिया इसलिए गलती हो जाएगा। और थर्ड वाला में भी कहा है पानी के कण ऊष्मा को अवशोषित करते हैं, नहीं, जो बर्फ का कण है ये क्या करता है, ऊष्मा को अवशोषित करने के बाद क्या होता है, लिक्विड में चेंज हो जाता है। इसको पहले भी एक्सप्लेनेशन हम इसका दे दी, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा डी। देखिए इससे भी क्वेश्चन पूछा है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि ऊनी कपड़ों को जाड़े में गर्म रखते हैं क्यों, ऊनी कपड़े जाड़े में गर्म रखते हैं क्यों। तो फर्स्ट चीज क्या हो जाएगा, इसका आंसर आप देख पा रहे होंगे कि ऊनी ऊष्मा का क्या होता है, कुछ अलग होता है, बात सही है, ऊष्मा का कुछ अलग होता है। ऊनी कपड़ा, जो ऊनी कपड़ा है उसमें क्या होता है, कुछ अलग। देखिए होता क्या है, ऊनी कपड़ा जो होता है ना इसमें जगह होता है, ऊनी कपड़ा आप देखोगे उसमें क्या होता है, खाली जगह होता है, खाली जगह में क्या होता है ना, हवा भर जाता है। जब आप ऊनी कपड़ा पहनते हैं उसमें खाली जगह होता है, खाली जगह में क्या होता है, मोटा होता है ना तो जगह होता है, उसमें हवा भर जाता है। हवा क्या होता है आपको पता होगा, हीट का कुछ अलग है, ये क्या है भाई, हीट का कुछ अलग है। तो हवा हीट का कुछ अलग है, तो जब बीच में हवा आ जाएगा तो हमारे बॉडी से हीट क्या होगा, एटमॉस्फेयर में नहीं जाएगा, जिससे हमको ठंडी नहीं लगेगी, हमारे बॉडी का हीट हमारे बॉडी में ही रहेगा। इसलिए क्या होता है, ऊनी कपड़ा का उपयोग कहाँ किया जाता है, ठंडा के दिन में, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्य रूप से निर्भर करता है। आपको पता होगा कि ऊष्मा का जो संचरण है उसके तीन मेथड है, एक होता है आपका कंडक्शन, ठीक, जिसको चालन कहते हैं, वो होता है सॉलिड में। एक होता है आपको संवहन, जिसको कन्वेक्शन कहते हैं, वो होता है आपको लिक्विड और गैस में। ये बेसिक चीज़ें सबको पता है, ठीक। एक होता है रेडिएशन, जो कहाँ होता है, तो रेडिएशन होने के लिए पहला चीज़ चाहिए ना कि टेम्परेचर, हीट मतलब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होना चाहिए, समझ रहे हैं ना, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होना चाहिए। जैसे जो हमारा सन है या स्टार, सन से जो गर्मी आती है अर्थ पे किस तरह आती है, रेडिएशन के ही फॉर्म में आती है, ठीक। तो आपको ऑप्शन देखिए क्या है, कह रहा है किस बात पर निर्भर, कह रहा है इसका तापमान पर करता ही है, पिंड की प्रकृति पर यह भी करता है कि पिंड कैसा है। आपको पता होगा कि जो ब्लैक कलर की जो पिंड होती है वो ज़्यादा अच्छा ऊष्मा का ऑब्जर्वर भी है और अच्छा क्या है, रिफ्लेक्टर भी है, तो इस पर भी डिपेंड करता है। थर्ड है कि पृष्ठ की विस्तार पर, हाँ वो सरफेस जिससे हीट आ रहा है वो कितने दूर पे फैला है, इस पर भी क्या करता है, डिपेंड। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी वाला आंसर हो जाएगा, क्योंकि पॉलिश अगर सतह है तो अच्छा से हीट का क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, खुरदरा है तो नहीं होगा, तो सतह के प्रकृति पर भी करता है। तो डी इसका क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये हम नहीं कराएंगे कि सॉलिड में जो ऊष्मा का स्थानांतरण है किस मेथड से होता है, कंडक्शन, ये तो बेसिक चीज़ है। यहाँ एक क्वेश्चन और देखिए, लिखा है किसी ठोस धातु का ऊष्मीय चालकता सामान्यतः बढ़ते तापमान के साथ क्या होता है। ठोस धातु का देखिए ध्यान से समझिए, आपको पूछा है कि धातु का ऊष्मीय चालकता तापमान बढ़ने से क्या होता है, तो इसमें हम आपको एक चीज़ बता रहे हैं, देखिए ध्यान से कि कोई भी आपको धातु है ना, धातु का जो ऊष्मीय चालकता है ना, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ चालकता लिख लीजिए, उसमें चालकता लिखिए चाहे इलेक्ट्रिक विद्युत चालकता लिखिए, दोनों एक ही चीज़ है, ये दोनों यही रूल का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तापमान का। अगर आप तापमान बढ़ा रहे हैं ना तो जो चालकता है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो इसमें क्या हो जाएगा, आंसर घटेगा। ये किसके लिए, धातु के लिए। लेकिन अगर हम बात कर ले अधातु के केस में, तो देखिए अधातु के केस में क्या है, अधातु के या तो आप बात कर लीजिए उसमें चालकता चाहे विद्युत चालकता, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तापमान के, किसका, तापमान का। अगर आप अधातु का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, अधातु का लीजिए चाहे यहाँ आप उपधातु भी यूज कर सकते हैं, क्या, उपधातु, मेटलॉइड्स, इनका अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं ना तो इनकी जो ऊष्मीय चालकता है या आपका इलेक्ट्रिक चालकता है, कंडक्टिविटी है, वो क्या होता है, बढ़ता है। धातु के केस में घटेगा, इसमें क्या होगा, बढ़ेगा। तो आपका आंसर क्या सही हो जाएगा मेरे दोस्त, कहाँ है आंसर, किसमें लिखा है, बी वाला आंसर सही हो जाएगा, ठीक। एक और क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, हिमीकरण, फ्रीजिंग तापमान पर पानी के पाइप फट जाते हैं,
ऐसा डैश डैश के कारण होता है। कह रहा है कि जब मतलब किसी पाइप, मान लीजिए पाइप है, इसमें पानी भरा है, जब ये जमता है हिमकरण यानी जब फ्रीज हो जाता है, जम जाता है, तो ये पाइप फट जाता है। क्यों? आप देखा होंगे कि गर्म करके पानी छोड़ जाता है, पाइप फट जाता है। रीजन क्या? आपको अभी समझाए थे कि जब जमेगा तो टेम्परेचर चाहिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा, तो ये भाई होता है आइस। आपको बताए थे कि आइस का जो घनत्व है ये क्या है, इसका घनत्व कम है होगा आपको किससे? पानी से। जो पानी आप उसमें कर रहे हैं, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस का घनत्व क्या होगा? कम होगा। घनत्व कम होने से क्या होगा, इसका जो आयतन है आयतन बढ़ जाएगा। क्या होगा? आयतन बढ़ेगा, क्योंकि आपको बताया था आयतन मिनिमम कहाँ होता है, आयतन सबसे कम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी का आयतन सबसे कम होता है। 4 से अगर इधर उधर हुआ तब आयतन बढ़ेगा। तो जैसे कोई पानी है, जैसे वो बर्फ बनेगा ना, उसका आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है। ध्यान समझिए, कोई पानी है, जैसे वो बर्फ बनेगा उसका आयतन क्या होगा? बढ़ेगा। आइस का आयतन पानी से ज़्यादा होता है, ध्यान समझिए, क्योंकि एक बोतल का ही पानी है ना, उसको जैसे आइस जमेगा तो उसका क्या आयतन जो है बढ़ जाएगा। तो बढ़ेगा तो क्या होगा? पाइप फिक्स है तो पाइप को फाटेगा ही। तो क्या हो जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको आंसर हो जाएगा एक्सपेंशन के कारण, यानी फैलाव के कारण। ठीक, नेक्स्ट देखिए, लिख रहा है जल का वाष्पीकरण होता है। अभी ये वाष्पीकरण का क्या ख्याल है, वहाँ सब हम आपको वाष्पीकरण से समझाते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन पूछा, देखिए फटाफट। देखिए जो वाष्पीकरण है ना, वाष्पीकरण जिसको हम क्या कहते हैं? वेपोराइजेशन। ये दो तरह से होता है। वाष्पीकरण दो तरह से होता है, ध्यान समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपका होता है वाष्पन, एक आपका होता है क्वथन। एक वाष्पन, एक क्वथन। वाष्पन को हम कहते हैं इवेपोरेशन, इवेपोरेशन, और क्वथन को कहते हैं बॉइलिंग। क्या कहते हैं? बॉइलिंग। ध्यान समझिए, तो वाष्पीकरण का मतलब ये हुआ ना कि किसी भी लिक्विड का वेपर में बन के, यानी वाष्प बन के क्या होना? उड़ जाना। लिक्विड का गैस बन के उड़ जाना, ये समझिए। लिक्विड का गैस बन के उड़ जाना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। ये दो तरह से होता है, एक को होता है वाष्पन, एक होता है क्वथन। क्वथन में क्या होता है ना, ये होगा आपको बॉइलिंग पॉइंट पे। कहाँ होगा? BP पर। बॉइलिंग पॉइंट पे ही संभव है, यानी अगर पानी आप चाह रहे हैं क्या करना? क्वथन कराना, तो 0 आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर करना ही पड़ेगा, तभी क्या होगा? पानी का वेपोरेशन होगा। और इस मेथड को जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी बनेगा आपको गैस, तो उसको हम कहते हैं क्वथन, यानी क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। इसमें क्या होता है कि सभी जगह से क्या होता है? वाष्पीकरण। सभी जगह से वाष्पीकरण होगा। सभी जगह से करने का मतलब, अगर एक प्याला है, मतलब एक कटोरा है, उसमें पानी गर्म कर रहे हैं, तो कटोरा के जितने भी पार्टिकल है ना, अंदर नीचे से लेकर ऊपर तक सभी जगह से क्या होगा? वाष्पीकरण होगा। एक होता है वेपोरेशन, जिसको हम कहते हैं वाष्पन। देखिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाष्पन है ना, ये सतही परिघटना है। सतही परिघटना का मतलब समझिए, इसमें BP से कम पर होता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट से कम ताप पर क्या है? संभव है। पानी को क्वथन करने के लिए उसको बॉइलिंग पॉइंट पर ले जाना पड़ेगा। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको पानी ले जाना पड़ेगा, तभी क्या होगा? पानी वेपर बन के उड़ेगा। लेकिन आप देखा होगा कि आप घर में भी पानी कटोरा में रख दीजिएगा ना, तो 10 दिन बाद पानी क्या हो जाएगा? आधा फुल अगर गिलास रखे ना, तो आधा गिलास हो जाएगा। क्यों हो गया? तो उसमें होता है वाष्पन। ये वाष्पन समझिए क्या है। जो वाष्पन होता है ना, जैसे यहाँ कटोरा है, इसमें तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड हीट देना पड़ेगा तब होगा। इसमें क्या है? मान लीजिए ये आपको है, ठीक, ये आपको हो गया कटोरा, इसमें पानी भरा है, इसमें भरा है पानी। ये सब चीज़ हम पढ़ाए थ्योरी में, आप देख सकते हैं वीडियो में। ये पानी है। इसमें क्या होता है ना कि जो ऊपर सतह के पानी के अणु है, वो नीचे से नीचे के अणु का क्या करता है? हीट लेकर उड़ जाता है। हीट लेकर क्या करता है? इसका बॉन्ड तोड़ के वेपर बनकर उड़ जाता है। तो ये खाली होता है सतह पे ही। इसके लिए टेम्परेचर, अब देखिए, इसको आपको गर्म करने की जरूरत नहीं है। हीट कहाँ से? इसमें तो आपको हीट दिए ना, गर्म किए, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले गए तब बना, लेकिन इसमें नहीं हुआ। ये हीट कहाँ से ले लिया? उसके नीचे जो एटम है, जो मोलिक्यूल है वाटर को, उसे हीट लेता है, लेकर उड़ जाता है। तो ये सतह से ही खाली होता है, ऊपर से होता है, इसलिए बोलते हैं सतही परिघटना। कौन? वाष्पन, जिसको हम क्या कहते हैं? वेपोरेशन। अच्छा, ये बॉइलिंग पॉइंट, इस पर टेम्परेचर ले जाने की जरूरत नहीं है। ये आपको 40, 37, 38 कितना हो, सभी टेम्परेचर पे संभव है। सभी ताप पे क्या है? संभव है। किसी भी ताप पर ये हो सकता है। वेपोरेशन जो आपका है किसी भी ताप पर हो सकता है। ये बहुत सारा बात पर फैक्टर करता है वाष्प में। आपको हम बताया था 4 फैक्टर पे क्या करता है? टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है आपको, ठीक, वाष्पीकरण का दर, ये सब बता चुके हैं। फिर आपको आर्द्रता पे भी क्या करता है? दर, अगर वायु में आर्द्रता ज़्यादा है तो वाष्पीकरण का दर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये सब है। तो अभी हम आपको वाष्पन बता रहे हैं, वेपोरेशन, इतना चीज़ समझे। सतही परिघटना। अच्छा, इससे क्या होता है? इससे ना ठंडक मिलता है। ध्यान समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यह कूलिंग करता है, ठंडक करता है। देखिए क्यों, घड़ा का पानी इसी तरह सही मतलब ठंडा करता है। गर्मी के दिन में जब हमें गर्मी होता है तो हम क्या करते हैं? पसीना, जैसे पंखा चलाते हैं तो हमको ठंडा महसूस होता है। क्यों? जो यहाँ पसीना है ना, ये क्या करता है? हमारे शरीर से हीट लेकर उड़ जाता है। तो जैसे हमारे शरीर से हीट बाहर जाएगा तो हमको क्या लगेगी? ठंडी, इसलिए अच्छा लगता है। इसमें पानी ठंडा हो जाएगा जिस चीज़ से जाएगा ना। देखिए जैसे यहाँ से क्या हुआ,
यहाँ से पानी ऊपर उड़ा ना तो इसका हीट लेकर चला गया तो ये पनिया क्या होगा, ठंडा होगा। घड़ा का पानी ऐसे ही ठंडा होता है, हीट ले लेकर उसमें से उड़ जाता है क्योंकि घड़ा में छेद होता है, तो जो घड़ा का पानी क्या हो जाता है, ठंडा होता है। तो इतना सारा बात आपको याद रखना, सतही परिघटना ये बहुत स्लो प्रोसेस है, बहुत टाइम लगता है। अच्छा आप देखिए बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा आपका। लिखा है कि जल का वाष्पीकरण होता है, तो वाष्पीकरण कब होगा, समस्त तापमान पर। अभी आपको बताया था वाष्पीकरण समस्त तापमान पर क्या है, संभव है, सभी ताप पे संभव है, लेकिन क्वथन सभी तापमान पे संभव नहीं है, इसके लिए बॉइलिंग पॉइंट चाहिए आपको। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। गर्मी के मौसम में पंखा चलाने पर राहत अनुभव होता है। अभी बताए कि जब गर्मी के दिन में आपको पसीना हुआ, पंखा चलेगा तो क्या होगा, ये पसीना वेपर बन के क्या होगा, उड़ेगा, क्योंकि जो वाष्पीकरण है ना ये वायु के गति पे क्या होता है, समानुपाती है। वायु का स्पीड बढ़ेगा तो वाष्पीकरण जल्दी होगा। ठीक, तो यहाँ से क्या होता है ना, हीट लेकर हमारे शरीर से उड़ता है पसीना, तो जब हीट हमारे बॉडी से बाहर जाएगा तो हमको ठंडा लगेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको यही में लिखा है, पंखे की हवा से हमारा पसीना तेजी से वाष्प बनकर उड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्न में से कौन सी सतही परिघटना है, सतही मतलब जो खाली सरफेस पे होता है। देखिए आपको आंसर हो जाएगा सी, वाष्पीकरण। एक और क्वेश्चन देखिए, लिखा है किसी तरल के समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का सबसे धीमी गति है, क्वथन है, संघनन है, हिमांक है, तो वाष्पीकरण। सबसे स्लो कौन प्रोसेस है, आपको वाष्पीकरण है। तो इतना सारा क्वेश्चन जो अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हीट से ये रहा। ठीक, आगे आने वाले वीडियो में हम अलग अलग चैप्टर का अलग अलग इसी तरह का क्वेश्चन कराएंगे जो अच्छे। ठीक, वीडियो आपको पसंद है लाइक और शेयर कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।